नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। आज खबर एक्सपर्ट के लाइव डिबेट सेक्शन में एक बार फिर हाजिर हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई उद्योगपति और बॉलीवुड की हस्तियां वहां मौजूद रहेंगी। लेकिन आज का दिन भी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण आज विधानसभा की बैठक होनी है, जिसमें कई विधायक दल के नेता वहां मौजूद होंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे और मुख्यमंत्री पद का पूरा ब्यौरा उन्हें सौंपेंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खबर एक्सपर्ट के पॉलिटिकल एडिटर योगेश कांत जी मौजूद हैं और मेरी सहयोगी रिया भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल योगेश कांत जी से पूछूंगा। योगेश कांत जी, आज का दिन यानी 24 मार्च बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या कारण है? गौरव जी, देखिएगा, आपने एक कहावत सुनी होगी, जगराते की रात है जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल भगवा में पूरा लखनऊ दिखेगा जी। उससे पहले तैयारियां जिस तरीके की हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ के बावजूद भी आप ये देखो कि वहाँ तैयारियों का क्या जायजा है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, इसके साथ रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, वहीं गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जब बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस मौके पर मौजूद रहेंगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि तैयारियों का क्या जायजा होगा। सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ कि तैयारी क्या है। गौरव जी, अमौसी एयरपोर्ट पड़ता है लखनऊ में जी, वहाँ से लेकर और आपका जो स्टेडियम है इकाना स्टेडियम तक इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां हैं कि तकरीबन इस दौरान 130 चौराहे पड़ते हैं। उन 130 चौराहे पर जी, जो योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के अन्य तमाम नेताओं के सहित प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और अमित शाह जैसे लोगों की ब्लैकआउट्स लगाए गए हैं और उनके चित्र लगाए गए हैं। फुल तैयारियां हैं, प्रत्येक चौराहे को भगवामय कर दिया है। गौरव जी, आप खुद संज्ञान कीजिएगा, ये बीजेपी का दूसरा महापर्व है उत्तर प्रदेश में, जब 36 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी आई है। यानी 36 साल पहले कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना था, उसे तोड़कर आज बीजेपी फिर दोबारा से सत्ता में आई है। तो आप खुद सोचिएगा, तैयारियां जो ज़बरदस्त तरीके की हैं उसका अंदाजा तो विपक्ष भी नहीं लगा सकता है। अब ये सोचिएगा, बाहर से कई सारे लोग आ रहे हैं जो यहाँ से हटके भी हैं। गौरव जी, आप ये देखो कि तैयारियों के लिए जो मैप तैयार किया गया है वो बड़े ही स्पेशल तरीके से है, क्योंकि ये जो रणनीति है वो एक संगठन के माध्यम से चलती है। तैयारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। गौरव जी योगेश जी, इस तरीके से आपने तैयारियों को लेकर बताया, लेकिन मैं इसी सवाल पर थोड़ा आऊँगा। सवाल ये है कि आपने तैयारियों के बारे में बता दिया कि 25 तारीख यानी कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का दिन यानी 24 मार्च जो आपने कहा जगराते की रात है, लेकिन आज के दिन में ऐसा क्या खास होने वाला है जो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है? गौरव जी, आपको शायद पता हो कि अभी 5 बजे से 6 बजे तक उनका मीटिंग है। योगी आदित्यनाथ जी और तमाम विधायक दल वहाँ मौजूद रहेंगे। उसमें योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी किसी को ये ओपन नहीं किया गया कि किसको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, किसको क्या पद दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम विधायक वहाँ पहुँच रहे हैं, सब अपनी तैयारियों के साथ हैं, सबके अंदर एक खुशी है। अगर वो अब कई सारे विधायकों के इंटरव्यूज़ हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनमें उनका कहना है कि हमें कोई पद से महत्व नहीं है, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उसी तैयारी के साथ हम यहाँ आए हुए हैं। बाकी रही संगठन की, वो जो देंगे हम उसे जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। गौरव जी, मैं बता दूं, आज 24 मार्च है। 24 मार्च को यानी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन सभी विधायकों की बैठक होगी। ये 4 से 5 बजे तक की ये बैठक रखी गई है, जिसमें पर्यवेक्षक जो अमित शाह बनाए गए हैं वो मौजूद रहेंगे यहाँ पर, और उन सबके साथ एक योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जिसके बाद 5 से 6 बजे के बीच ये आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वहाँ से मिलेंगे, और जो मंत्रियों की लिस्ट है, डिप्टी मिनिस्टरों, चीफ मिनिस्टर की लिस्ट है, मुख्यमंत्री की लिस्ट है, वो उनको सौंपी जाएगी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेरी सहयोगी रिया शर्मा जी हैं, क्या उनके पास पूरी जानकारी है और मैं चलता हूँ वो क्या पूछना चाहती हैं? जी रिया जी। हाँ, मेरा सवाल गौरव जी आपसे ये है कि कल की जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं और उनमें क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या, और इसमें जो उसमें बिजनेसमैन आ रहे हैं उसमें क्या रुझान है? अडानी अंबानी का आने का क्या कारण है आखिर?
जी रिया जी, आपने जिस तरीके से बताया, मैं आपको बता दूं, कल यानी 36 साल बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे यहाँ पर सभी। और महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि 2024 को देखते हुए पूरी जो जोर लगा रही है बीजेपी यहाँ पर, इस तरीके से उसे भव्य में मनाया गया है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शपथ ली थी उसी तरीके का पूरा माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एकाना स्टेडियम को इस तरीके से सजाया गया है कि वो देखने दिखाने लायक लग रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर उद्योगपति, मैं अंबानी की बात कर लूँ, अडानी की बात कर लूँ, और भी कई सारे उद्योगपति यहाँ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको भी बुलाया गया है। अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया है, लेकिन कहा भी ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव वहाँ मौजूद नहीं हो सकते। इसके साथ साथ कई बड़ी हस्तियाँ यहाँ मौजूद होंगी। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर योगेश कांत जी के पास चलूँगा और उनसे एक सवाल पूछूंगा कि योगेश कांत जी, जिस तरीके से यहाँ अडानी और अंबानी को निमंत्रण दिया गया है, इसके पीछे कौन सा कार्ड जो बीजेपी खेलना चाहती है? इनको निमंत्रण, उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति कल आएंगे, क्या कारण है इसका? गौरव जी, शायद आपको पता हो कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने एक बार सीएम पद की शपथ ली थी, उसी दौरान बहुत सारे उद्योगपतियों को बुलाया गया था। उसका मूल जो मोटो है वो है कि रोजगार के साधन उत्तर प्रदेश में हो, उसके लिए वो एट एनी कॉस्ट बीजेपी काम करना चाहती है। अगर इन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है तो इसका मूल मोटो यही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपने अपने बिजनेस को कहीं कहीं बाहर वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से हट करके सेटअप करते हैं। तो उसके लिए पूर्णतः उत्तर प्रदेश में इन्हें एंटर कराने के लिए ये चीज़ें ज़मीन दी जा रही है। यहाँ पर बिजनेस अगर बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा भी। आपने देखो, कुछ दिन से पहले मुद्दा भी उठ रहा है कि रोज़गार उत्तर प्रदेश में नहीं है, गायों से परेशानी है। तो बीजेपी ने पहले ही, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे 2 पॉइंट सबसे अहम रहेंगे, गाय का मुद्दा होगा, रोज़गार का मुद्दा होगा। इसी पर सरकार जम करके काम कर रही है गौरव जी, और हो सकता है कि आने वाले 2022 से लेकर के 27 तक लोगों में, युवाओं के लिए रोजगार दे सरकार, अच्छे ढंग से काम करेगी। क्योंकि अभी तक तो बाबा बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन अब शायद हो सकता है इन स्ट्रेटेजी के नाम से एक रोजगार देने वाले भी अच्छे उत्तर प्रदेश के सीएम साबित हो सकते हैं। योगेश जी, आप इस तरीके से कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष ने जो मुद्दा यहाँ पर साधा था कि बीजेपी सरकार में रोजगार बहुत कम मिला, तो वो रोजगार का जो मुद्दा है उसे कहीं बीजेपी जड़ से खत्म करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से इनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये जब बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर इन बड़ी कंपनियों का आने का मतलब यही है कि जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाया जाएगा, और रोजगार दिलाने के बाद जो बीजेपी का जो मुद्दा है, इसको जो विपक्ष उठाता है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि 2024 भी आने वाला है, 2024 को देखते हुए इस मुद्दे को यहाँ खत्म कराया जा रहा है, इसलिए इन बड़ी हस्तियों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। जी रिया जी, आपके पास और क्या खबर है? मेरा सवाल गौरव जी आपसे एक और ये है कि बुलडोजर बाबा, क्या लग रहा है आपको, फिर से उनका बुलडोजर चलेगा, या जो बुलडोजर है वो आराम की तगार पर दिख रहा है, या कुछ लेजी सा रहेगा? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी रिया जी, आपने जिस तरीके से बुलडोजर का नाम लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर तो चल गया, यानी शपथ ग्रहण पहले से, यानी जो हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बुलडोजर चल गया। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी कार्रवाई आगरा में देखने को मिली हमें, जहां स्कूलों पर बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद मेरठ में बड़ी कार्रवाई हुई, मेरठ में एक 2.5 लाख का जो नामी बदमाश था उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। उसके बाद कानपुर में जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और जो लिंक रखते हैं उनसे, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हापुड़ में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यानी अभी शपथ ग्रहण रिया जी नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही ये बुलडोजर योगी बाबा का चलने लगा है, और इसीलिए वो बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर है। जी रिया जी, लेकिन अब की बार क्या लग रहा है आपको, बुलडोजर क्या रेस्ट लेगा या फिर अपना फिर से वो दिखाएगा, वो जो उनकी जो ताकत है फिर से वो दिखेगी? क्या लग रहा है? रिया जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बुलडोजर चलने का मतलब ये है कि जो अवैध संपत्ति जो होती है, अवैध संपत्ति का मतलब अगर इन पे बुलडोजर चलेगा तो गरीबी में जो लोग रह रहे हैं उनको ये बुलडोजर की ज़मीन जो जाती है उसके बाद इनको सरकारी खजाने में पहुंचाया जाता है, और सरकारी खजाने में पहुंचने के बाद जो गरीब जनता है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ इस तरीके से संपत्ति जब उनके खाते में पहुंचेगी तो उनका लाभ भी उन्हें मिलेगा, और केंद्र सरकार के पास जब ये पैसा पहुंचेगा तो कई योजनाओं का लाभ जो मिडिल क्लास की जो है और गरीब जनता है इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जी रिया जी, अब मेरा सवाल योगेश जी से, योगेश जी आप ये बताइए कि बॉलीवुड का जो रुझान है वो क्यों, मतलब क्यों इतना दिख रहा है कि बॉलीवुड पूरा आप देखेंगे तो बॉलीवुड से सारे राजनेता, अभिनेता सभी आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड में इतना रुझान क्यों दिख रहा है?
वो रिया, मैं बता दूं आपको कि बॉलीवुड पिछले कई सालों से वरीयता उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। जब से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बने, उनका अहम मोटो था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने। इसको लेकर आपने देखा कि उन्होंने नोएडा जैसे शहर में एक बार फिर से फिल्म सिटी बनाने की कहा। हमने कई सारी जगह पर हम जब इंटरव्यूज़ लोगों के करने गए, उस दौरान हमने देखा युवा, जो नए युवा जिनको सीरियल्स बनाने का जज्बा है, जिनको किसी मूवी में जाने का जज्बा है, वो यहाँ से मुंबई तक जाते थे। बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जी ने जब से यहाँ से नोएडा में स्थापित करने के लिए फिल्म सिटी बनाने की कहा है, जब से युवा में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और आपने देखा है कि बहुत सारे वीडियो मेकर जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, वो लाखों अरबों में काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में जब अभी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इस दौरान बहुत सारे फिल्म सिटी से लोग आ रहे हैं। उनमें से अनुपम खेर और अक्षय कुमार, वहीं विवेक अग्निहोत्री हैं जो कश्मीर फाइल्स वाले एक्टर्स हैं, ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर एक बार बॉलीवुड जगत फिर से धमाल मचाने वाला है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को हो सकता है कि बॉलीवुड में भी एंट्री करने का मौका मिलेगा। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं जी, योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जो हमारी जो फिल्म सिटी है ये नोएडा के अंदर स्थापित की जाएगी। और इसके लिए मैं बता दूं कि 2017 के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो कई बड़े जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनसे मुलाकात हुई। इसमें अक्षय कुमार का नाम बता दूं, अक्षय कुमार खुद उनसे मिले थे और योगी आदित्यनाथ भी वहाँ मिलने के लिए गए थे। इन दोनों के बीच कई मुद्दों पे बातचीत भी हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ उस तरीके से तय किया गया कि नोएडा को यहाँ पर फिल्म सिटी के नाम से बनाया जाएगा। उस पर कार्य भी होने लगा। अब इसी तरीके से और भी जो एक्टर आने लगे हैं और जुड़ने लगे हैं, इसीलिए सबसे बड़ा कारण है शपथ ग्रहण समारोह का पहुंचने का। रिया जी, यही कारण है कि फिल्म सिटी को बढ़ावा देना और जो छोटे छोटे जो मेकर्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जो रोजगार है इसमें भी रोजगार बढ़ेगा। यानी फिल्म के अंदर जो कलाकार हैं, जिनकी कलाकारियाँ भी छिपी हुई है, हम अगर गाँव की बात करते हैं, अगर गाँव में हम चले जाएँ और शहरों में भी चले जाएँ, तो उनके जो कलाकार अभी छुपे हुए हैं, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो इस फिल्म सिटी के जरिए जब ये नोएडा के अंदर बनेगी, तो वो छोटे छोटे जो कलाकार हैं वो भी अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखाएंगे और इसी तरीके से उनका भी रोजगार बढ़ाने में पूरा सहायक होगा। जी रिया जी, मेरा एक क्वेश्चन ये और है कि सुरक्षा का आपको क्या रुझान दिख रहा है? हम सब बातों पे देख रहे हैं कि फिल्म सिटी की बातें हमने देखी हैं और काफ़ी मुद्दे हमने देखे हैं, लेकिन हमें सुरक्षा का रुझान कुछ कैसे नज़र आ रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में गौरव जी? मैं जानना चाहूँगी। रिया जी, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज ही, यानी अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण होने से पहले ही 28 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। आप अनुमान लगाइए, आज ही के दिन, शपथ ग्रहण तो कल है लेकिन आज ही के दिन 28 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। और कई बड़े, यानी 2.5 लाख का एक बदमाश था, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ की, उसने भी सरेंडर कर दिया। बहुत सारे ऐसे बदमाश हैं, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ उससे पहले भी उनके अंदर इतना खौफ है कि वो सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था की बात रिया जी ने पूछा है, तो मैं बता दूं आपको कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उससे पहले लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक चौबंद चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। उसमें से मैं बता दूं आपको 10 IPS लगाए गए हैं, वहीं 15 अपर पुलिस अधीक्षक लगाए गए हैं, वहीं 8 कंपनी PAC लगाई गई है, वहीं 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की लगाई गई है, वहीं 350 यातायात पुलिस के लगाए गए हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था का तमाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि देश के वो सभी लोग मौजूद रहेंगे जो मैन हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहाँ ड्रोन कैमरे से भी सिक्योरिटी की जा रही है, वहीं ATS की सुरक्षा भी लगाई गई है, यानी निगरानी का चौक चौबंद किया गया है। आज से ही पुलिस चारों तरफ बैठी हुई है, एकदम सही तरीके से तैयारी है। गौरव जी, आप ये सोचिए कि हम थोड़ा सा इस सुरक्षा व्यवस्था के बाद आगरा के पॉइंट पर आते हैं। आगरा में जिस तरीके का माहौल है, लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्द कोई ना कोई राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, हो सकता है कि किसी का नाम यहाँ उसमें भी आ जाए, उप मुख्यमंत्री में। तो आपको क्या लग रहा है, किसका क्या हो सकता है? मैं बता दूं आपको योगेश जी, जी मैं शॉर्ट में बताऊंगा योगेश जी। जिस तरीके से सबसे पहला काम जो आज का मैं बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 24 मार्च जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं आज सबसे पहले तो डिप्टी सीएम के नामों पर चर्चा हो चुकी है, तय हो चुके हैं। आज 5 से 6 बजे के बीच, यानी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं, उनको पहुंचाए, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यवेक्षक अमित शाह ये मिलके वो लिस्ट जो है
मैं बात कर रहा हूँ मंत्रियों की हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टरों की हो, वो सीधे राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं उनके पास जाएगी। तो वो तय हो चुका है कि कितने यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कितने कैबिनेट में मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, सब कुछ पूरा तय हो चुका है। ये थोड़ी बहुत देर में आपको नाम की घोषणा होने लगेगी कि कौन कौन नाम भी आ रहे हैं। एक सूत्रों के अनुसार मैं आपको कुछ बता दूं कि बेबी रानी मौर्य जो आगरा से अभी ग्रामीण सीट से लड़ी थी योगी जी, बेबी रानी जो मौर्य हैं उनका नाम सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। शायद अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम तो चल ही रहा है, अगर वो नहीं भी बनती तो उन्हें कोई ना कोई मंत्री पद भी दिया जाएगा योगी जी, क्योंकि उनको लड़ाया इसलिए गया था क्योंकि सबसे प्रमुख कारण यह है कि वो दलितों का चेहरा, बात करते हैं आगरा में दलितों का चेहरा के रूप में उभरी थी और इसीलिए उनको कोई ना कोई पद तो योगी जी जरूर दिया जाएगा बेबी रानी मौर्य को। मैं बताता हूँ जी, पद की अहमियत तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि पद से बेटर ये कि जब वो राज्यपाल हैं, राज्यपाल से उन्हें यहाँ लाया गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया गया, वो भी आगरा जैसी सिटी में, और ग्रामीण विधानसभा से वो विधायक बनी। तो अहमियत जो यहाँ दी जा रही है, अभी 2024 का चुनाव नज़दीक है और इसमें क्या है कि जाति को पकड़कर बीजेपी काम करना चाहती है, संगठन के साथ काम करना चाहती है। इसको लेकर अहमियत ये दी जा रही है कि बेबी रानी मौर्य को 100 में से 100% उन्हें उप सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास महिला चेहरा इतना बड़ा साधने के लिए है कोई नहीं है। इससे ज़्यादा वरीयता है वो बेबी रानी मौर्य को दी जा रही है। वहीं एक IPS हैं, शायद आपके संज्ञान में हो, असीम अरुण, हाँ कन्नौज से, वो भी एक शेड्यूल कास्ट से चेहरा हैं, तो उन्हें भी लाया जा सकता है। तमाम सारे चेहरे हैं। वहीं आप सोचिएगा ऊर्जा मंत्री को भी एक बार फिर से लाया जा रहा है ना गौरव जी, तमाम सारे वो फिर से रिपीट किए जा सकते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। योगेश जी, मैं कुछ नामों की नाम बता दूं आपको। जिस तरीके से आपने नाम बताया बेबी रानी मौर्य, बहुत नाम चल रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दौड़ में आगे हो सकती हैं, आगे हैं भी। एक और बड़ा चेहरा है दलितों का जो हम बात कर रहे हैं, असीम अरुण की, जो कानपुर से उन्होंने अपने पुलिस अधिकारी पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद कन्नौज से बीजेपी ने उन्हें टिकट दी और कन्नौज से वो चुनाव भी जीते और उनका भी नाम लग रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं एक और नाम बता दूं कि आपका असम अरुण के साथ साथ एक नाम और आगे चल रहा है, इनके बात करूंगा मैं स्वतंत्र देव सिंह की। योगेश जी, स्वतंत्र देव सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनका जो कार्यकाल रहा योगेश जी, वो काफ़ी अच्छा रहा। कई चुनाव उनके कार्यकाल में जीते गए, जो चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो पूर्वांचल में उनकी पकड़ जाति समीकरण पर बहुत अच्छी है। इसको लेकर स्वतंत्र देव जी को भी बहुत अच्छा वरीयता भाजपा देने वाली है। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं स्वतंत्र देव सिंह की बात कर रहा हूँ। वहीं एक और नाम योगेश जी मैं आपको बता दूं, शायद A.K. शर्मा का नाम अगर आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीब माने जाते हैं A.K. शर्मा, और पूरा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी A.K. शर्मा पर रखते हैं और शायद बड़ी जिम्मेदारी A.K. शर्मा को यहाँ मिल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ अब आगरा की आपने बात की, तो आगरा से मैंने आपको नाम बताया बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य के साथ साथ एक बार GS धर्मेश पर भी बीजेपी फिर एक बार शायद दाव लगा सकती है और उन्हें कोई ना कोई मंत्री पद भी मिल सकता है, GS धर्मेश। तो वहीं हम एदमापुर विधानसभा की बात करें तो एदमापुर विधानसभा से भी जो डॉक्टर धर्मपाल जी हैं उनको भी शायद मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि नाम उनका भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, मैं आपको बता दूं डॉक्टर धर्मपाल जी, उनका भी नाम यहाँ पर आगे चल रहा है। इसी के साथ साथ जो हाथरस से अभी विधायकी का पद जीती हैं अंजुला माहौर की मैं बात कर रहा हूँ योगेश जी, उनका भी नाम बहुत आगे चल रहा है। ये कई ऐसे नाम हैं। वहीं मैं मथुरा में पहुँच जाऊँ तो मथुरा में एक बार फिर श्रीकांत शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया था पिछली 2017 के चुनाव में। एक बार फिर ये बड़ी जिम्मेदारी शायद उनको फिर दोबारा मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया था। तो ये कई ऐसे नाम हैं जो बहुत बिल्कुल जी चलते मैं आपसे शॉर्ट में ही कहूँगा कि तमाम वो चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी महिला वोटरों पर, महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि महिलाओं के जरिए एक संदेश देना चाहती है कि महिलाओं को बीजेपी वरीयता दे रही है। इसके चलते बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है, इसलिए आगरा में 2 चेहरे, एक हाथरस से और एक ये ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। हालांकि ये आने वाला वक्त तो बताएगा कि कल पदों की घोषणा होगी, किसको क्या दिया जाएगा, आगरा के भाग्य में क्या लिखा है। हालांकि इस बार आगरा ने जो परचम लहराया है और पीछे 9 की 9 सीटें एक बार फिर से आई हैं, 2017 में भी आई, वही मथुरा में भी ऐसा ही हुआ है। मथुरा की सभी सीटें कैंडिडेट आई हैं, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बीजेपी जरूर ध्यान देगी, क्योंकि हम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जैसा कहा जाता है कि यहाँ जाट बाहुल्य भी कुछ क्षेत्र आता है, तो इस बार जाटों पर भी निगाह बीजेपी की है। तो किसी न किसी जाट नेता को बड़ी अहमियत दी जाएगी और उन्हें भी कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। योगेश जी, इसी के साथ में एक बड़ी न्यूज़ आपको बता दूं कि कल
कल की जो बता दूं मैं आपको, कल तो किसी के शपथ ग्रहण समारोह होगा ही। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद मैं 26 तारीख की बात बता दूं, 26 तारीख को भी एक अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी अपने विधायक दल की मीटिंग करने वाले हैं। यानी जो भी विधायक योगी जी जीते हैं, वो एक बड़ी मीटिंग जितने भी विधायक जीते हैं उनकी होगी, जिसके बाद वो रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से विपक्ष को घेरना है और मुद्दे किस तरीके से इस बार उठाने हैं। क्यों, कारण क्या योगेश जी, मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ सीट की मैं बात कर रहा हूं। आजमगढ़ सीट से जिस तरीके से उन्होंने सांसद पद जो छोड़ा है, कारण वही है कि सांसद पद छोड़ने के बाद वो करेल से विधायक रहेंगे, और विधायक रहने का मतलब यह है कि वो प्रतिपक्ष यानी जो विपक्ष होता है, बिल्कुल विपक्ष जो होता है उसका पूरा कार्यभार वो संभालेंगे और जो सरकार है उसको भी घेरते हुए दिखाई देंगे। और रणनीति जो बनाएंगे वो 26 तारीख को जो विधायक दल के नेता है उनके साथ वो रणनीति बैठ के बनाएंगे। योगेश जी योगेश जी, आपने देखा कि 2017 से और 2022 तक अखिलेश जी ने जिस तरीके का रोल निभाया वो बहुत कमज़ोर रहा। उसका परिणाम ये रहा कि उन्हें 2024 में सत्ता से आने से रुक गए, क्योंकि अगर वो 2017 में अगर जनता के सामने होते, वहाँ विपक्ष में घेर रहे होते सरकार को, तो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज लोगों के बीच जा रहा होता। इसी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर फिर दोबारा से वो वहीं नहीं जाते हैं, विपक्ष को नहीं घेरते हैं, विपक्ष के बड़े नेता नहीं बनते हैं, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता तब तक क्षेत्र में विकास नहीं होता, क्षेत्र में मुद्दे की बात नहीं होती। जो अखिलेश जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होगा तो 100% उसका रिजल्ट सामने होगा। अब की बार अखिलेश जी जिस तरीके से आ रहे हैं मजबूती के साथ, 2024 को ध्यान में रखते हुए अब वो संसद से लेकर और राज्य से लेकर वो सड़क पर धरना प्रदर्शन से लेकर सब कुछ वो जायज़ करेंगे, क्योंकि इस बार उन्हें दिखाना है कि मैं अखिलेश हूँ और तैयारी के साथ हूँ। गौरव जी, योगेश जी, जिस तरीके से आज हमने चर्चा की और आपको बताया कि आज का दिन यानी 24 मार्च क्यों महत्वपूर्ण है और कल का दिन क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह कल 4 बजे से शुरू होगा और यहाँ पर बड़ी नामी गिरामी जो हस्तियाँ हैं वो यहाँ मौजूद होंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई सारे ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और भी कई सारी हस्तियाँ हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हस्तियाँ ले लीजिए, चाहे आप उद्योगपति ले लीजिए या कई राज्यों के मुख्यमंत्री ले लीजिए, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इन पर हमने चर्चा की और कई मुद्दों पे आपको बताया भी किस तरीके से आगरा से चीनों को यानी मंत्रियों के पद मिलने वाले हैं, और भी कई सारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन पर भी चर्चा की, आपको बताया। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट देना ना भूलें वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।